कौन सा पढ़ना है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या बता दिया है? अभी हम लोगों ने 5 किंगडम के बारे में पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था टोटल 5 किंगडम्स होते हैं, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। मैंने उनके जनरल कैरेक्टर भी आपको बता दिए कि किंगडम मोनेरा में हम किस टाइप के एनिमल को पढ़ेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में किसको पढ़ेंगे, फंजाई में किसको पढ़ेंगे, प्लांटी में और एनिमलिया में। ठीक है, मैंने आपको यही बताया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे बना, कैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसके बाद 3 किंगडम आया, इसके बाद 4 आया और फाइनली कितना आया? 5 किंगडम। जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट जीनियस थे, उन्होंने पहले एनिमल और प्लांट्स को डिवाइड किया, यानी कि 2 किंगडम बनाया, जिसमें किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। इसके बाद आपको मैंने बताया कि किंगडम साइंटिस्ट आए हेकल, जिन्होंने 3 किंगडम दिया और उन्होंने यूनिसेलुलर को और मल्टीसेलुलर को अलग अलग कर लिया। आप लोग ये बताओ, टोटल 5 किंगडम है, जो 2 किंगडम थे प्लांटी और एनिमलिया, वो किंगडम क्या क्या नहीं बता पा रहे थे? कौन कौन बच्चा बता सकता है? वो क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे? हाँ ठीक है, हाँ हाँ सेल वॉल बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो या नहीं बता पा रहे थे, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या क्या नहीं बता पा रहे थे? एक तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, दूसरा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और तीसरा ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक या फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। बेटा आपको पता होगा हम लोगों ने यूनिसेलुलर को अलग करके एक नया किंगडम बनाया था, जिसका नाम रखा था प्रोटिस्टा। क्या रखा था? प्रोटिस्टा। इसके बाद मैंने यूनिसेलुलर में से प्रोकैरियोटिक को निकाला और नया किंगडम बनाया मोनेरा, पता है आपको। और इसके बाद जो प्लांट ऑटोट्रॉपिक थे उसमें से और कुछ हेटेरोट्रॉपिक थे, उनको अलग निकाला और किंगडम बनाया फंजाई। कौन सा बनाया? तो हम लोगों ने ऐसे करके टोटल कितने किंगडम बनाए थे? 5, जो मैंने कल आपको पूरी क्लास में यही समझाया था। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा था कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। मैंने आपको बताया क्या यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कौन से ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कौन कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, किसके पास सेल वॉल होता है, किसके पास नहीं होता है। हम लोगों ने देखा था कि प्लांट का क्या क्या फीचर होते हैं और एनिमल सेल के क्या क्या फीचर होते हैं। आपको डिफरेंसेस आपके माइंड में होने चाहिए। हालांकि हम लोग सेल अभी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सब बात बताएंगे आपको फिर से, लेकिन फिर भी आप लोगों को देखो, मैं तो ये समझता हूँ कि आपका जो सेल चैप्टर है वो पहले होना चाहिए था, जिससे बच्चों को बेसिक तो पता लग जाए कि सेल क्या है, सेल क्या नहीं है। लेकिन अभी आपको खाली बताया जाएगा, और जब हम सेल पढ़ेंगे, हालांकि सेल चैप्टर तक मैं आपको इतना बता दूंगा कि आपको सेल चैप्टर एक नॉर्मल चैप्टर लगेगा, क्योंकि हम लोग सब समझ चुके होंगे टॉपिक बाय टॉपिक। जब कोई चीज़ आती है तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बता दिया, सही है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने ये देख लिया कि कितने टाइप के सेल हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको टोटल 5 किंगडम के बारे में बता दिया है। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा, आप लोग बता दोगे? चलो, जैसे मुझे ये बताओ, किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है, किस टाइप के हम लोग एनिमल पढ़ेंगे या प्लांट पढ़ेंगे? बताओ, जिनके पास कैसा सेल होगा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक? बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि किंगडम प्रोटिस्टा है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पास कैसा सेल होगा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक? किंगडम प्रोटिस्टा में कैसा होगा? यूकैरियोटिक। बेटा ये बताओ मुझे, ठीक है, चलो आप बताओ, किंगडम मोनेरा में किस टाइप के एनिमल होंगे? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और दोनों में कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। सही है। अच्छा बताओ, किंगडम फंजाई को हमने क्यों, आप बताओ, किंगडम फंजाई को हमने क्यों अलग किया था? हेटेरोट्रॉपिक है, दूसरा उनका सेल वॉल किसका है? काइटिन का है। तो आपको अगर हर एक पॉइंट्स पता है तो समझ लो, मैं आपके लिए नीट बहुत आसान हो जाएगा बायोलॉजी को लेके। ठीक है, ऐसे तो आपको पढ़ाई करनी है खाली, बस आप लोगों को हर बात का लॉजिक पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हमें रटना नहीं है यहाँ पे कि टोटल 5 किंगडम हमने रट लिए या नाम रट लिए, आपको घर पे जाके आप कर रहे हैं प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा, ऐसा नहीं करना है। आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोटिस्टा है क्या। ठीक है, हमने किंगडम पढ़ लिए।
अब मैं आज आपको हर एक किंगडम के बारे में बताऊंगा। हम लोग सबसे पहला किंगडम उठाते हैं, किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो हम लोग आज बात करेंगे, हालांकि मैंने आपको टोटल 5 किंगडम बता दिए हैं, जिसमें सबसे पहला जो किंगडम है वो कौन सा है बेटा? मोनेरा। हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। और आपको मैंने बताया था किंगडम मोनेरा में बेसिक तो चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे बेटा आपको अगर पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको टोटल 5 किंगडम के बारे में अच्छे से समझाया था। अब आप लोग बताओ, जैसे ही मैं किंगडम मोनेरा का नाम लूंगा तो आपके मन में क्या हाथी घोड़ा आएंगे? नहीं ना। आपको पता होगा कि यहाँ पे हम जो भी ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होगा। कैसा सेल होगा? प्रोकैरियोटिक, यानी कि सबसे, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले धरती पे आए होंगे, क्योंकि इनके पास खाली किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म है उन्हीं के पास प्रोकैरियोटिक सेल है, बकाया सबके पास सेल कैसा होगा? यूकैरियोटिक, यानी कि ट्रू सेल होगा। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि इनके पास सेल कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। हालांकि मैंने कहा था किंगडम मोनेरा में और प्रोटिस्टा में आप लोग ऐसे मत बोलना कि इसमें प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं, क्योंकि बेटा हमने किंगडम प्लांटी अलग है प्लांट्स का, और किंगडम एनिमल या एनिमल्स का किंगडम अलग है। तो फिर किंगडम मोनेरा किसका है? तो किंगडम मोनेरा अगर मैं सबसे पहली बात आपको बताऊंगा तो आप लोग यही ध्यान रखना बस, जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो पाए जाते हैं किंगडम मोनेरा में। अब आप लोग बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि किंगडम प्लांटी है उसमें कैसे एनिमल होंगे, तो आप लोग ये मत सोचना कि प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक मैं बताऊं, क्योंकि वो सबको पता होता है कि यूकैरियोटिक होंगे। आप लोग ऐसे बोलोगे, उसका की पॉइंट क्या होगा? जिनके पास सेल वॉल होता है, और जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो किंगडम प्लांटी में होते हैं। ऐसे आपको पता होने चाहिए कौन से प्लांट होते हैं, वो तो हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन आपको एक बेसिक तो पता होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं किंगडम मोनेरा, तो उसमें क्या है, ठीक है। दूसरा बेटा मैंने आपसे कहा था कि ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर का मतलब होता है ये सिंगल सेल होते हैं, यानी कि ये आपको आंखों से दिखाई नहीं देंगे। यानी कि किंगडम मोनेरा में जो भी रखा होगा वो आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा। उसके पास सेल कौन सा होगा? प्रोकैरियोटिक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सब बच्चों को ये तो पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है? आप लोग डिफरेंस तो बता सकते हो ना कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो सब कौन कौन से हैं? प्रोकैरियोटिक हैं। हालांकि कुछ चीजें मैं आपको चलो फिर से बता दे रहा हूँ, जो बच्चे नए आए थे एक बार आप लोग ध्यान सुन लो, सही है, फिर हम लोग अगले बढ़ जाएंगे। देखो मैंने आप लोगों से कहा था किंगडम, अगर हम प्रोकैरियोटिक मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक एनिमल के बारे में पढ़ेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल का पहला फीचर होता है कि इसके पास न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये पहला बात ध्यान रखना। जहां पे जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल को, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? यहाँ न्यूक्लियस नहीं बोलते, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, पहली बात। दूसरी मैंने कहा था यहाँ पे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं इस सेल के पास। जैसे यहाँ पे ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ना तो न्यूक्लियस होगा, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना ही क्लोरोप्लास्ट होगा, ना ही गोल्जी बॉडी होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे फिर सर कुछ तो होगा, तो देखो जैसे न्यूक्लियोइड होगा यानी कि जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा? डीएनए या फिर आरएनए। वो तो होगा ही होगा, जब सेल है तो वो तो होगा, होना ही होना चाहिए क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सारे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया ईआर हो गया, ये ईआर माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, लेकिन आपको थोड़े फंक्शन तो पता ही होंगे पहले से। जैसे आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? उस पे राइबोसोम होते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी सिंथेसिस करता है, जिसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट क्या करवाता है? फोटोसिंथेसिस करवाता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है? पैकेजिंग का काम करता है, पैकेजिंग करना किसी भी चीज का। तो ये सब इनके काम होते हैं सेल के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के पास ये सब क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये सब एब्सेंट है, तो ये सब कहाँ होंगे बेटा? ये होंगे सब यूकैरियोटिक सेल के पास, ठीक है। दूसरा सुनो, यहाँ होता क्या है? तो एक तो होता है राइबोसोम। क्या होता है? मैंने आपको राइबोसोम के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि राइबोसोम हर एक सेल के अंदर होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हुआ, चाहे वो यूकैरियोटिक हुआ, चाहे वो प्लांट सेल हुआ, चाहे वो एनिमल सेल, कैसा भी सेल, राइबोसोम उसके पास होना चाहिए, क्योंकि राइबोसोम ही होता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस।
आप लोग बताओ, आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? प्रोटीन ही तो है। आपका पूरा बॉडी में प्रोटीन ही तो है। अब प्रोटीन बनती कहाँ है? राइबोसोम की जगह। अगर राइबोसोम ही नहीं होगा तो प्रोटीन कहाँ से बनेगा? आप लोग बताओ, नहीं बन पाएगा ना। तो इसीलिए राइबोसोम हर सेल के पास होता है। राइबोसोम एक जगह होती है जहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। देखो ये तो आपको पता है कि प्रोटीन कौन सा आपकी बॉडी में बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? डीएनए। कौन डिसाइड करेगा? तभी तो बेटा जिसके पास जैसा डीएनए होता है उसका शेप और उसका बॉडी स्ट्रक्चर वैसे ही बनता है। जैसे आपको पता है कि एक हाथी का बच्चा है, एक हाथी है, हाथी का बच्चा हाथी की तरह बनता है और ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन की तरह बनता है, या फिर कोई मंकी है उसका बच्चा किस तरह बनता है? मंकी की तरह बनता है। हालांकि सबका प्रोसेस सेम है, सब में रिप्रोडक्शन होता है, सब में गैमीट का फ्यूजन होता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई हाथी के पास हाथी के पापा का डीएनए मिला है, तो डीएनए बता रहा है कि कौन कौन से प्रोटीन लाने हैं, वैसा ही उसका क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा। तो सब कुछ जो डिसाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है? डीएनए। क्या कर रहा है? तो हमारी सेल के अंदर जो मेन होता है वो क्या होता है? डीएनए तो होता है बेटा। इसके बाद राइबोसोम क्या होता है? देखो डीएनए आदेश करेगा, ये सब पूरी जेनेटिक हम समझेंगे, जेनेटिक्स में पढ़ेंगे कि कैसे प्रोटीन बनता है। डीएनए आदेश करेगा ये वाला प्रोटीन बनाना है, एमआरएनए कोडॉन लेके आएगा कौन कौन से प्रोटीन बनाना है, कौन कौन से अमीनो एसिड जुड़ेंगे। और आपको बताया कि राइबोसोम क्या होती है? वो जगह होती है जहाँ पे प्रोटीन बनना होता है। जैसे मान लो पढ़ा मैं रहा हूँ, पढ़ा आप रहे हो, मान लो मैं डीएनए हो गया, आप हो गए अमीनो एसिड। क्या हो गए? अमीनो एसिड, ठीक है। और जो आप पढ़ रहे हो डरमंड में, ये क्या हो गया? राइबोसोम। अगर ये जगह ही नहीं होगी तो आप कहाँ पढ़ोगे? बताओ, रोड पे ना पढ़ लोगे? आप कहेंगे मत करना सर, रोड पे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं राइबोसोम का काम समझ गए आप लोग। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। अब सुनो बेटा, इसके पास राइबोसोम होता है। अब आपको पता होगा प्रोकैरियोटिक सेल फोटोसिंथेसिस भी तो करता है। जैसे बैक्टीरिया होते हैं, मैंने कल ही आपको बताया था, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। कैसे होते हैं? सोईपोसी। और सोईपोसी होते हैं, इसका मतलब आपको पता है जो भी ऑर्गेनिज्म अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसके पास क्लोरोफिल ए होना चाहिए, यानी कि उसके पास फोटोपिगमेंट होने चाहिए। अब आपको पता है ये कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होते हैं? हरे तबक में। तो आपको पता है बेटा कि क्लोरोप्लास्ट की जगह यहाँ होता है क्रोमेटोफोर। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ होता है क्रोमेटोफोर, जिसके पास क्या होते हैं? ग्रीन पिगमेंट होते हैं, एज लाइक हायर प्लांट्स। इसके बाद आपको बताया कि जो बैक्टीरिया होंगे वो रेस्पिरेशन भी करेंगे। क्या करेंगे भाई? रेस्पिरेशन के लिए क्या जरूरी होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? आपको पता है, इसलिए आप लोग 10th में जो रटते थे, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा का कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां एटीपी बनते हैं। जैसे आप लोग जो खाना खा रहे हो आपको एनर्जी नहीं मिल रही है जब तक हमारे फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल नहीं होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर क्रेब्स साइकिल होता है तब हमें क्या मिलता है? एटीपी मिलता है। अब आप लोग बताओ, इनके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, मैंने पहले बता दिया एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ क्या होता है? मीसोसोम। क्या होता है बेटा? जिसमें जो हेल्प करता है किसमें? रेस्पिरेशन में। तो यहाँ होता है मीसोसोम। ये मैं बता रहा हूँ आपको प्रोकैरियोटिक सेल के क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ होता है मीसोसोम। और आपको एक बार बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मीसोसोम। अगर आपसे कोई कहे कि बताओ हम लोग मीसोसोम को हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप बता सकते हो एक ही बात खाली कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास मीसोसोम होता है, यूकैरियोटिक सेल के पास नहीं होता है। समझ गए? तो ये कैसा फीचर है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आप लोग कभी अभी याद कर लो, ये बात माइंड में बैठा लो कि मीसोसोम एक नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में अगले हम पढ़ेंगे भी। इसके बाद आपको पता होगा कि बैक्टीरिया, आप लोग ये बताओ मुझे, बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना इनके पास, और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये एक सेल है, क्या है? ये एक सेल है और ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। बेटा यहाँ देखो आप लोग, तो आप लोग मान लेना ये एक बैक्टीरिया है। क्या है? क्योंकि किंगडम मोनेरा हम किसे पढ़ते हैं? बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया ही तो होते हैं प्रोकैरियोटिक। तो अब मैं चाहे बैक्टीरिया बोलूं चाहे प्रोकैरियोटिक बोलूं, आप लोग मान के चलना कि हम किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया की। अब आप लोग बताओ बेटा, बैक्टीरिया के पास या प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक, ध्यान रखना, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। जैसे हमारे पास, हमारे सेल के पास एक ही डीएनए होता है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो हमें पापा मम्मी से मिला है। हैप्लॉइड, आधा डीएनए पापा से और आधा मम्मी से।
मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोगों को अभी भी कंफ्यूज हो रहा है कि डीएनए क्या होता है, जीन्स क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, वो हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन डेली हल्के कुछ ना कुछ तैयार करेंगे अगली का। बेटा आप लोग बताओ, आपको पापा मम्मी से डीएनए मिला? क्या मिला? डीएनए। और आपको पता है कि आपके अंदर डीएनए जो होता है वो आपका किसका होता है? पापा मम्मी का होता है। वैसे ही हमारा स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि हमारे पास एक ही डीएनए होता है। कितना होता है? एक। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं यानी बैक्टीरिया होते हैं, उनके पास 2 डीएनए होते हैं। कितने होते हैं? एक तो उनका एक जीनोमिक डीएनए होता है जो उनको अपने पेरेंट्स से मिला होगा। एक डीएनए उनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। कैसा होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं बेटा? एक बोलो मतलब प्लाज्मिड का मतलब होता है बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा डीएनए। अब ये करता क्या है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो बैक्टीरिया क्या करता है? ये वाला डीएनए ट्रांसफर करता है दूसरे बैक्टीरिया में। और आपको पता होगा जब आपने कभी या पहले कभी या हम फ्यूचर में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, क्या पढ़ेंगे? तो आपको पता होगा कि हम बहुत सारे ऐसे चीजें बनाएंगे जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं, या फिर जैसे आप वैक्सीन बनाते हो, प्रोटीन बनाते हो, कुछ भी बनाते हो नया, तो आपको पता है कि हम अपना जो जीन ऐड करते हैं किसी दूसरे डीएनए में, या हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं, या कुछ भी नया बनाते हैं, तो वो बेटा किस में करते हैं? ये प्लाज्मिड में। किसमें करते हैं? इसीलिए आपको पता होगा कि हम ज्यादातर जो आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, ज्यादातर जेनेटिकली जो आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो या बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट करते हो, उसमें सब में हम किसको करते हैं? बैक्टीरिया को। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा डीएनए होता है। समझ गए आप लोग? तो ये सब फीचर जो होते हैं वो किसके होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के। आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल के पास क्या क्या नहीं होता है। हालांकि मैंने कहा था यूकैरियोटिक सेल को हम लोग ट्रू सेल बोलते हैं जो मॉडर्न सेल होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल को प्रिमिटिव सेल बोलते हैं जो धरती पे सबसे पहले आई होगी। तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि बैक्टीरिया सबसे पहले आए थे। ये कहानी समझ में आई आपको? अब देखो, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि मैं किंगडम मोनेरा पढ़ा रहा हूँ इसलिए पढ़ाना जरूरी था, आपको बताना जरूरी था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा, आप लोग मुझे ये बताओ, ये सब कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, और आपको पता है प्रोकैरियोटिक होते हैं। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हम किंगडम मोनेरा में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बैक्टीरिया के। किसको पढ़ते हैं? बैक्टीरिया को। अब बेटा आप लोग बताओ, देखो मैं कुछ बेसिक बताता हूँ, इसके आपके माइंड में फंस जाए कुछ चीजें। आपको 2 चीज नामों से बहुत कंफ्यूज होता होगा, एक बैक्टीरिया एक वायरस। एक को बोलते हैं जीवाणु, एक को बोलते हैं विषाणु, ठीक है। बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु और वायरस को बोलते हैं विषाणु। मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं तो मैं आपको बता रहा हूं कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो दोनों काम करते हैं। हमारे लिए मतलब फायदा भी बहुत करते हैं, और हमारे लिए नुकसान भी बहुत करते हैं। मतलब बीमारियां भी करते हैं और हमारे लिए फायदा भी बहुत करते हैं। विदाउट बैक्टीरिया के हमारी लाइफ हम सर्वाइव नहीं कर सकते, पहली चीज। हाँ जाओ। और दूसरा बेटा आपको ध्यान रखना है कि जो वायरस होता है वो हमेशा डिजीज ही करता है। क्या करता है? डिजीज करता है, यानी कि हमारे लिए हमेशा ही हार्मफुल होता है। और जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे लिए हार्मफुल भी होता है और बेनिफिशियल भी होता है, यानी कि दोनों काम करता है। अब आप लोग एक बात सुनो, अभी हम लोग बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो बैक्टीरिया को हमने 2 क्लास में डिवाइड किया है। कितनी क्लास में? 2। या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं बेटा? आर्की बैक्टीरिया। और एक को हम लोग बोलते हैं यू बैक्टीरिया। आप लोग अभी समझ लो, मैं किताब पढ़ाऊंगा फिर से ना, तो हमको क्लियर हो जाएगा सारे पॉइंट, ठीक है। वहां भी सब लिखा हुआ है। आर्की बैक्टीरिया का मतलब होता है, ये बैक्टीरिया होते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया। कैसे होते हैं? प्रिमिटिव बैक्टीरिया का मतलब है ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत हार्श हैबिटेट में रहते हैं, जो बहुत कठिन जगह पर रहते हैं, जहां पे एक नॉर्मल लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती, वहां भी बैक्टीरिया सफल कर जाते हैं, क्या सर्वाइव कर जाते हैं। और यू बैक्टीरिया होते हैं मॉडर्न बैक्टीरिया। कौन से होते हैं? मॉडर्न बैक्टीरिया। अबे यहाँ देखो, इसका मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया से मतलब पता है क्या है? ये आपको 3 टाइप के पढ़ने को मिलेंगे। कितने टाइप? 3। एक हम लोग पढ़ेंगे थर्मो एसिडोफिल्स, एक पढ़ेंगे हेलोफिल्स, और एक पढ़ेंगे मिथेनोजेंस। क्या पढ़ेंगे? मिथेनोजेंस। मतलब यहाँ देखो, आप लोग देखो बेटा, मैंने कहा 2 टाइप में हमने बैक्टीरिया को डिवाइड कर लिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्श हैबिटेट में रहते हैं, यानी कि
बेटा यहाँ पे देखो, और ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? मॉडर्न बैक्टीरिया। जो लगभग लगभग दूध से दही बनाते हैं वो कौन से होते हैं? यू बैक्टीरिया। अब सुनो बात को, ये 3 टाइप के आप पढ़ोगे। एक पढ़ोगे हेलोफिल्स, एक पढ़ोगे थर्मोएसिडोफिल्स, और एक आप लोग पढ़ोगे मिथेनोजेंस। क्या पढ़ोगे? बस आप लोग ये 3 नाम याद रखना, ये 3 नाम। यहां देखो, हेलोफिल्स वो होते हैं जो साल्टी एरिया में रहते हैं। कहां रहते हैं? साल्टी एरिया, मतलब जहां पे जो पानी कैसा होता है? साल्टी होता है, वहां सर्वाइव करते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स जो होते हैं, जो कहां रहते हैं? जहां टेम्परेचर ज्यादा हो, जैसे हम लोग हॉट स्प्रिंग वगैरह बोलते हैं, गर्म झरने। इसके बाद जहां टेम्परेचर 80-90 होता है वहां भी सर्वाइव कर जाते हैं। और मिथेनोजेंस आपको पता ही होगा, जब मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं कहां रहते हैं बताओ? गोबर में, मार्स एरिया में, यानी कि गोबर आपने जो देखा है, डंग जिसे बोलते हैं। आपने बताया मीथेन कैसे बनाते हैं? तभी तो गोबर बोलते हैं। ये रहते हैं जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं, जुगाली करने वाले, उनके गट में। गट का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल में। तभी तो आपने देखा गोबर गैस का हम लोग यूज करते हैं क्या बनाने में? गैस, मीथेन गैस बनाने में। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन से बैक्टीरिया होते हैं? मीथेनोजेनिक। कौन से होते हैं? मीथेनोजन होते हैं, और वो मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। तो आप लोग ये समझ गए आर की बैक्टीरिया कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मीथेनोजन। 3 टाइप के हो गए। और दूसरा अगर हम बात करें, बेटा तुम पीछे ऐसा करो, तुम आगे आ जाओ, वो पीछे पीछे, हाँ ये लो बढ़ा दो, इधर बैठ जाओ यहाँ पे। तो आप लोग ये समझ गए 3 टाइप के हो गए। और बेटा आर की बैक्टीरिया कौन से? वो यू बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो मॉडर्न बैक्टीरिया होते हैं, जैसे दूध से दही बनाना हो गया, अभी इस टाइम पे सर्वाइव कर रहा है नॉर्मल एरिया में, उन्हें क्या बोलते हैं? यू बैक्टीरिया। अब दूसरी बात सुनो, इसके बाद हम लोग जो बैक्टीरिया पढ़ेंगे, इसके बाद एक नाम आएगा बिलोग्रीन एल्गी। क्या आएगा बेटा? बिलोग्रीन एल्गी। उसकी भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर मैं किताब से आपको पूरा मोनर एकदम पढ़ा दूंगा, ठीक है? एक बार हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। दूसरा सुनो, अभी मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बताया, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे, वो है BGA। इसे क्या बोलते हैं? बिलोग्रीन एल्गी। इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बिलोग्रीन एल्गी, या इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। अब आप लोग सुनो, ये आपको पता है फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब ये मत कहना कि सर इनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया है, किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो फोटोसिंथेटिक होंगे, और कैसे होते हैं? ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? यानी कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और ये कैसे होते हैं? यानी कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? अब आप लोग एक बात सुनो, यहाँ पे ये एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वेटिक का मतलब क्या होता है बेटा? अगर आपको कोई भी, देखो अभी हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई भी नाम ऐसा है जो आपको समझ में ना आए तो चुपचाप मत बैठना कि ठीक है कोई बात नहीं चल रहा है, ठीक है? एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, और टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? स्थलीय, जो स्थल पे रहते हैं, ठीक है? तो देखो इनके पास एक सेल होता है जिसे बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं? इसका जो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, वो देखते हैं नॉस्टॉक, और आपने नाम सुना होगा ना इसका, एनाबी नाम सुना है आपने? ये सुना होगा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं। क्या करते हैं? N2 फिक्सिंग। यहाँ समझ लो बेटा, ये N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्स कैसे करते हैं? इनके पास एक सेल होता है जिसे बोलते हैं हेटेरोसिस्ट सेल, इसके द्वारा करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक बात सुनो बेटा, ये देखो, एक आप लोग थोड़ा सा कहानी से टाइप सुनो, ये कैसे एंटो मिक्स करते हैं। आप लोग बताओ, एक प्लांट होता है, जैसे आपके फादर लगभग आपके यहाँ पे सभी बच्चे हैं, इनके पापा फादर होंगे, वो सॉरी फादर तो होंगे, मतलब फार्मर होंगे लगभग, और आपने खेती करते हुए देखा होगा सबने। आपको पता होगा बहुत ज्यादा यूरिया लगाते हैं, गन्ने में लगाते हैं यूरिया, अबे लगाते हैं ना? और यूरिया में क्या होता है? उस कट्टे पे लिखा होता है NPK, यानी कि नाइट्रोजन होता है। और आपको ये भी पता है कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? एटमॉस्फेयर में, पता है आपको? तो फिर हमें यूरिया लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है?
बताओ, प्लांट डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्या? जैसे मान लो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो क्या मुझे गैस का सिलेंडर बांधना पड़ता है ऑक्सीजन का? नहीं ना, मैं तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेता हूँ। ऐसे प्लांट क्यों नहीं ले लेते? क्या डायरेक्ट कर रहा है? चलो यहाँ देखो, ए सुनो बेटा, जैसे मान लो एक प्लांट है, क्या है ये? प्लांट है, तो प्लांट की तरह बना देते हैं। देखो ये एक प्लांट है, आप लोग ऐसे बना देते हैं ना पहले। ये एक प्लांट है और आपको पता है इसको सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन। आप लोग ध्यान रखना, प्लांट को सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन, यानी कि इसे नाइट्रोजन चाहिए। और आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन है। होता क्या है कि जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो उनकी एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है, वो होती है नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट। क्या मैंने बोला? जब तक नाइट्रोजन नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। मतलब इस प्लांट के लिए जो एब्जॉर्प्शन फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रेट। क्या होती है बेटा? या फिर नाइट्राइट। ठीक है, इधर देखो, आप कभी भी यूरिया कट्टा देखना, उसमें नाइट्रोजन लिखा होगा ऊपर, लेकिन नीचे देखना लिखा होगा नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट। अब होता क्या है बेटा, ये जो नाइट्रोजन है ये बैक्टीरिया है जो नॉस्टॉक, ये पता है क्या करता है? इस नाइट्रोजन को इसमें कन्वर्ट कर देता है। किसमें? नाइट्रेट में या फिर नाइट्राइट में। और इसको कन्वर्ट करेगा, फिर प्लांट क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसका मतलब ये तो बहुत फायदेमंद बैक्टीरिया है। अगर मान लो ये बैक्टीरिया गन्ने के रूट में रहने लगे या गन्ने के पास रहने लगे तो हमें यूरिया लगाने की जरूरत पड़ेगी कभी? कभी नहीं। लेकिन ये बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? बेसिकली ये पाए जाते हैं जैसे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं लोग, लेग्यूमिनस मतलब आपने देखा होगा दालें वगैरह वाले, तभी तो वहां पे यूरिया नहीं लगाने पड़ती, क्योंकि वहां ये बैक्टीरिया होते हैं, वहां भी और सारे होते हैं, राइजोबियम होता है। तो आपको ये समझ गए आप लोग एन टू फिक्स कैसे करते हैं? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? एन टू फिक्स। और एन टू फिक्सिंग कौन करता है? नॉस्टॉक और एनाबीना, जो किसका एग्जाम्पल है? ब्लू ग्रीन एलगी का। क्लियर हुआ? तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए क्या करते हैं? बहुत ही फायदा करते हैं, और इसीलिए ये बैक्टीरिया का होना बहुत जरूरी है। अगर सोचो गन्ने में खेत में अगर ये हो तो कितना अच्छा रहेगा, हमें कभी भी खाद लगानी नहीं पड़ेगी। और आपको पता है आजकल खाद कितना महंगा हो गया है, सब बच्चों को पता होगा ये बात तो, है ना? मिल नहीं रहा है ना? हाँ ठीक है। तो बेटा आप लोग समझ गए एन टू फिक्स कैसे करते हैं? तो ब्लू ग्रीन एलगी के बारे में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए, बस बात खत्म। एग्जांपल पता होना चाहिए, नॉस्टॉक एनाबीना। सेल का नाम क्या पता होना चाहिए? हेटेरोसिस्ट। सही है, जिससे ये एंटोफिक्स करते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रेट या नाइट्राइट में। इनको क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एलगी। तो ये भी हम कहाँ पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा में। तीसरा आपने एक नाम सुना होगा, माइकोप्लाज्मा। क्या सुना होगा? अभी तो एडजस्ट करना, एक इधर आ जाओ यहाँ पे, यहाँ बैठ, और एक उन लोगों के पास बैठ जाओ, और दो बैठो। तुम इधर आ जाओ वरना बीच में फंस जाओगे। अच्छा जाओ उधर, सब यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, इन दोनों के पास। ये लड़कियाँ हैं, लड़के नहीं हैं। हाँ ये है, कौन है ये? हैं? अरे हाँ, ये दोनों बहनें हैं, ठीक है सगी बहनें हैं बेचारी, लेकिन जुड़वा है, तो इसी तरह से इनका नाम मैंने क्या रखा था? क्या रखा था? इनको। चलो ठीक है, इधर देखो बेटा, ये समझ गए? तीसरा अब बोलो मत, तीसरा आता है माइकोप्लाज्मा। क्या आता है बेटा? और सही बच्चे, एक बेटा आप लोग 2 बजे तक आ जाया करो, ठीक है? अगर क्लास में बीच में आओगे तो आपको फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है? और फिर मजा नहीं आएगा पढ़ते हुए। तीसरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? जो हम लोग पढ़ते हैं किसमें? किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा में हमने 3 चीजें पढ़ी। कितनी चीजें पढ़ी? 3। पहला बैक्टीरिया, दूसरा बीजीए ब्लू ग्रीन एलगी, और तीसरा बस किंगडम मोनेरा में यही तो पढ़ते हैं हम लोग। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपसे कोई कहे कि प्रोकैरियोटिक सेल किसके पास होती है, तो आप एक ही नाम लेना, बैक्टीरिया के पास बस। और कहना धरती में जो भी है सबके पास क्या है? यूकैरियोटिक सेल। इसीलिए हमने किंगडम मोनेरा को पहले पढ़ लिया, समझ गए? तो देखो बेटा, माइकोप्लाज्मा के बारे में आप लोग 4 बातें याद रखना खाली। कितनी बातें? 4। क्या क्या? देखो,
सबसे पहला बात आप लोग ध्यान रखना, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। क्या होता है? अगर आपसे कोई कहे कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, तो आप बोलोगे माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ये तो आपको पता ही है प्रोकैरियोटिक होता है, क्योंकि किंगडम मोनेरा में पढ़ रहे हैं। दूसरा आपको ये तो पता ही है यूनिसेलुलर होता है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। दूसरा आप लोग इसका बात याद रखना, इसके पास क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर जाता है। विदाउट ऑक्सीजन मतलब इसे ऑक्सीजन जरूरत नहीं होती है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, लिविंग फॉर्म में रहने के लिए। अच्छा आप लोग बताओ, ये तो आपको कोई सदमा नहीं लग रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा? बेटा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। कौन सा करते हैं? एनारोबिक, जहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। जैसे ईस्ट नाम सुना है आपने, जो फर्मेंटेशन करता है, तो वो भी तो कैसा ब्रेकडाउन करता है? एनारोबिक। क्या आपको लगता है कि हमारी बॉडी में एनारोबिक होता होगा? बताओ आप तो ऑक्सीजन लेते हो, एनारोबिक होता है क्या? बताओ बेटा, नहीं होता है? होता है। आपने देखो कब होता है, सुनो ये, जैसे आप एक नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं डेली, तो आपकी सेल को पता है कि हमें कितना एनर्जी चाहिए, वो उतना ही आपसे ऑक्सीजन लेते हैं और फूड आप खाते हो और आपका एटीपी बना देते हैं। आप लोग काम करते रहते हो, लेकिन आप लोगों ने देखा एक दिन किसी ने बता दिया जिम चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? जिम। और आप लोग चले गए जिम, और पहले दिन जब कोई जिम जाता है तो वो बहुत एक उसके माइंड में क्या होता है, बहुत बड़ा वो होता है कि बॉडी आज ही बनाऊंगा मैं, ठीक है, सारी पूरी इतनी बॉडी बननी है। अब क्या होता है, वो बहुत डंबल उठा लेता है ठीक है, और जब वो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करता है बहुत ज्यादा, तो आपको पता है उसकी जब घर आता है तो उसकी मसल्स में दर्द होता है। आपने ये किया होगा, जैसे पहली बार कोई काम किया होगा, आपने रेस लगाई होगी, पहली बार दर्द हुआ होगा, या आपने कोई मतलब वो काम जो आपके रूटीन में नहीं है और आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो आपको क्या होता है? जैसे मान लो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, आपको लगता है कि एक हाथ से पढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग किसी दिन 1 घंटा 2 घंटा लिख के देखना एक हाथ से, आपका एक हाथ बहुत दर्द करेगा, क्योंकि आप पहली बार करोगे, पहली बार करोगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम कोई काम एक्स्ट्रा करते हैं जो हम रूटीन में नहीं होता है, तो हमारे पेन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो मसल्स होती हैं वो उस टाइम पे एनारोबिक ब्रेकडाउन करने लगती हैं, क्योंकि आपको जितना ऑक्सीजन, जितना एटीपी चाहिए, आपने उसके एक्स्ट्रा एटीपी खर्च कर लिए। अब हमारी बॉडी को तो एटीपी चाहिए ना, क्योंकि आप जुनून में थे ना, लगे रहते कि हमें जो तो करना ही करना है ऐसा। और उसके बाद क्या होगा कि आपकी बॉडी में मसल्स में क्या स्टार्ट हो जाता है? एनारोबिक ब्रेकडाउन ग्लूकोज का। और जब एनारोबिक होता है तो उससे क्या होता है, उसमें देखो नुकसान क्या होता है, उसमें बेटा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से खाली 2 एटीपी मिलते हैं, और अगर एरोबिक हो रहा है तो इसका मतलब कितने मिलते हैं? 38। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने मिलते हैं? 38। आप लोग खुद सोचो तो इसलिए फायदेमंद कौन सा है? एरोबिक। इसीलिए जब भी आप कोई एक्स्ट्रा करें तो हल्के हल्के करें, स्लो, पहले बहुत स्लो, फिर स्लो, हल्के हल्के, दर्द नहीं होगा। आपने देखा होगा जो लोग प्रॉपर जिम जाने लगते हैं उसके बाद उनकी बॉडी दर्द करना बंद कर देते हैं, क्योंकि बॉडी को पता होता है कि उन्हें कितना एटीपी चाहिए, किस टाइम चाहिए। समझ गए आप लोग? तो हमारी मसल्स भी करती है एनारोबिक, और आपको पता है बनता क्या है? लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? और जो हमारी मसल्स के पास एक्यूमुलेट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? हमारे पेन होता है, दर्द होता है। जब हम लोग वही चीज लगातार करते रहते हैं उसके बाद दर्द होना बंद हो जाता है, ठीक है। चलो वो हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये विदाउट ऑक्सीजन, ये मैंने लिखा है विद नहीं होगा, विदाउट होगा। ये विदाउट ऑक्सीजन क्या करते हैं बेटा? सरवाइव करते हैं, पहला। तीसरा, इनके पास सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है, यानी कि इनके पास सेल वॉल नहीं होता है। अब आप लोग बताओ, ये एनिमल बोलूं या प्लांट बोलूं? बताओ, अगर सेल वॉल को देख के बोलोगे तो क्या है? एक एनिमल है, क्योंकि सेल वॉल इसके पास नहीं है। और मैंने कहा था अगर हम प्लांट और एनिमल का केस देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं? सेल वॉल। चौथा बेटा आप लोग एक ध्यान रखना, कि ये पैथोजेनिक होता है। क्या होता है? पैथोजेनिक का मतलब है ये बीमारी करता है, और प्लांट को भी और एनिमल को भी। पैथोजेनिक किसके लिए? प्लांट के लिए और एनिमल्स के लिए। तो इसके बारे में आपको कितनी बातें याद रखनी है? 4। माइकोप्लाज्मा के बारे में जो आपके नीट में है, पहला क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, दूसरा विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव, तीसरा पैथोजेनिक, और चौथा सेल वॉल एब्सेंट। समझ गए? ये था तुम्हें जो पढ़ना है होगा किसके बारे में? किंगडम मोनेरा के बारे में। तो 3 चीजें पढ़नी है किंगडम मोनेरा के बारे में। तो अब हम लोग किताब निकालते हैं, एक बार किताब से पढ़ते हैं, ठीक है? क्या क्या लिखा हुआ है लाइन टू लाइन। समझ गए ये सब?
लिखोगे तो लिखो जल्दी जल्दी। ये शॉर्ट नोट बनाओ तो बनाते रहो आप लोग। लिख लो, इसका फोटो ले लो आप लोग, घर पे लिखते रहना आराम से। चलो लिखो फिर। और बेटा आप लोग एक बात ध्यान रखो। अच्छा एक बात और सुनो, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना। आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे यार ऐसा होता है कि जब हम किसी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें अगर देखा नहीं होता, जैसे आपने बैक्टीरिया नहीं देखा है, आपने माइक्रोप्लाज्मा नहीं देखा है, तो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है। लेकिन जब आपको मैं पढ़ाऊंगा किसके बारे में, जैसे मैं आपको पढ़ा लूंगा हाथी के बारे में, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा क्योंकि आपने वो देखा है ना। तो इसीलिए अभी आप लोग मान के चलो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं किंगडम मोनेरा। ये आपको आंखों से कभी दिखाई नहीं देंगे। जब आप डॉक्टर बन जाओ तो अपना माइक्रोस्कोप खरीद लेना, और उसके बाद जितने एनिमल मैं पढ़ा रहा हूँ अभी वो सब आप लोग आराम से उनकी स्टडी करते रहना, ठीक है। अच्छा आप लोग अगर अपने घर पे कहो कि मुझे माइक्रोस्कोप खरीदना, घर वाले कहेंगे क्या कहेंगे? कहेंगे पहले पढ़ाई कर लो माइक्रोस्कोप क्या। तो अभी आप लोग खाली पढ़ाई करो, ठीक है, इनके बारे में पढ़ो बस। मिलवा देंगे तो सही। तो आप लोग माइक्रोस्कोप ही देखते रहना पूरे दिन। जब आप नीट में जाओ तो वहाँ खरीद लेना, ठीक है, उसके लिए फिर कोई दिक्कत नहीं है जब आप डॉक्टर बन जाओ। हैं 10 वाले में तो वो वहाँ पे देखा होगा, वो पहले निकलता था बॉक्स में वो लेंस, उससे कहते थे आगे चलाना है यार, और धूप में ऐसे बैठ के देखते रहते थे। ऐसा किया होगा आप लोगों ने? और मिल जाता है क्या उससे? वो लेंस आता था उसमें बॉक्स में, तो उसको ऐसे धूप में रखते थे ऐसे। आगे कर आगे तो सब लोग लिख लो आपसे। और बेटा ये कॉपी बनाओ आप लोग, क्वेश्चन कुछ लिखते रहो थोड़ा, इससे क्या होगा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से, और प्रैक्टिस होगा तो आपको फिर अच्छा लगेगा। और जो बच्चों नहीं लिख रहे हैं वो बातें मत करो, किताब को निकालो, उसको रिवाइज करो लाइन बाय लाइन। और बेटा आपने फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन लगा लिए? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं सोचा अभी तक? तो बेटा हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ध्यान रखना। आप लोग चाहे 20 क्वेश्चन लगाओ, 50 लगाओ, 100 लगाओ, लेकिन क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटा आपके सर पे बोझ ना आए। अब जब 4 चैप्टर हो जाएंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा क्वेश्चन लगाएं या फिर ना लगाएं। तो आप लोग ये सब स्टार्ट करो, क्वेश्चन लगाओ हर के। तो हम लोगों ने जो 5 किंगडम स्टार्ट किया उसका पहला किंगडम कौन सा है बेटा? किंगडम मोनेरा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पानी है किसी बात है ना? लिख लिया? लिख लिया? नेक्स्ट में करो। चलो ये समझ गए आप लोग। तो इसके बाद है तुम्हारा ये लिखो, ये है बिलोग्रीन एल्गी के बारे में थोड़ा लिख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, यहाँ पे सभी बच्चे ग्रुप में ऐड हैं? कितने बच्चे नहीं हैं? इतने बच्चे नहीं हैं? नए वाले ग्रुप में जो भी बनाए। तो आप लोग ऐसा करो, एक पेपर लो, उस पे अपना नाम, एप्लीकेशन नहीं, अपना नाम और मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिख लो और सही बच्चों को दे दो, मैं अभी ऐड करवा दूंगा, ठीक है? लिख लिया बेटा? चलो आगे देखिए, तो क्या क्या कर रहे भाई हैं? बता के जाओ इसके सर। ये और कौन बच्चा इसका ग्रुप पे नाम ऐड नहीं है? सर मेरा है। लो, जिसका भी नहीं वो उसमें इसमें नाम और नंबर लिखो तुम। उसमें पानी भी तो नहीं है, थोड़ा सा है। आप लोग घर से पानी लेके आते हो, ऐसे ले आते हो? सर घर से पानी लेके आएंगे, खत्म नहीं हो जाएगा। आप लोग घर से जब आया करो तो एक वाटर बोतल साथ में लेके आया करो। आपको पता है ये बात? वाटर बोतल सुनो ये सुन लो, आप लोग सुन लो। आपको पता नहीं है पानी पीना कितना जरूरी होता है बॉडी के लिए। और दूसरा है, जितना आप लोग ये लगाते हो क्रीम पाउडर, अगर उससे ज्यादा आप लोग पानी पी लो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पानी पीने से जो चेहरे पे ग्लो आता है वो अलग ही आता है। तो आप लोग कोशिश किया करो कि, और एक बार बताऊं आपको, ये मैं इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, हंस रहा हूँ वो तो इसलिए क्योंकि नया में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को पता नहीं है, आपकी 50% डिजीज अकेला पानी से करता है। जिसको भी अगर, जैसे आपने देखा होगा आजकल पथरी बहुत होती है लोगों के पेट में, आपने देखा होगा पेट में इंफेक्शन बहुत होता है, कहीं एलिमेंट्री कैनाल में होता है, कहीं लीवर में होता है। आप लोग खाना भले ही कम खाओ लेकिन आप पानी ज्यादा पियो। कोई सुनो और बेटा आप लोग बताओ, पानी ऐसा तो है नहीं कि आपको मोल में मिल रहा है कि भाई 10 रुपए लीटर, सर हम गरीब हैं हम तो नहीं पी पाएंगे। वही पानी तो फ्री मिल रहा है। अब इसके लिए मत कहना, मैं दूध पीने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग भाई कैसे पी सकते हो, हाँ हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन पानी तो हर एक आदमी पी सकता है। तो आप लोग जितना ज्यादा चाहो उतना पानी पिया करो। और दूसरा पता है, बच्चों के सामने खड़ा रहती है, जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आपका कभी कभी नींद आती है बहुत ज्यादा, आपका माइंड थोड़ा इनएक्टिव रहता है, तो उस टाइम पे भी आप कोशिश किया करो कि ज्यादा पानी पियो। हाँ, जब पानी पियोगे तो आप लोग इरिटेशन के लिए जाओगे और फिर आपको नींद जल्दी नहीं आएगी, थोड़ा टहल लोगे, ठीक है? लेकिन एक आपको पहले थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कल से हर एक जितने बच्चे हैं यहाँ पे सब लोग एक वाटर बोतल लेके आना, उसमें पानी लेके आना, जिससे मैं ही पी सकूँ साथ में, ठीक है? अब ये मैं तो नियम नहीं कर सकता यहाँ वाटर बोतल लाने का, लेकिन आप लोग तो कर सकते हो ना, बैग लेके आते हो। वाटर कूलर है उधर साइड में, लेकिन वो 100 वाले बच्चे पी जाते हैं सब, बीपीएससी वाले। चलो अगले पढ़े बेटा। अगर आपने लिख लिया है तो हम लोग अब किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे, ठीक है? अभी मैंने आपको खाली समझाया है बस थोड़ा थोड़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे पूरा लाइन टू लाइन किंगडम मोनेरा के बारे में। ये पानी से ठंडा है।
लिया ये? तो अब आप लोग किताब निकालो एनसीईआरटी। और एक बात सुनो बेटा, अभी कितने बच्चे ऐसे जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है? मैं अभी आपको 3 दिन और दे रहा हूँ, अगर उसके बाद आपके पास एनसीईआरटी नहीं हुई तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। क्योंकि बेटा एनसीईआरटी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कोई खुशी हो रही क्लास से बाहर करने की, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी होना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी से ही आपके लिए नोट्स हैं बेटा, नीट में ही तो आएगा। चलो बोलो मैं जिस बच्चे के पास नहीं है फोन डाउनलोड कर लो। तो हम लोग अब पढ़ेंगे किंगडम। अब बेटा बातें मत करो आप लोग से। अब हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। और मैंने आपको 5 किंगडम के बारे में कल बताया था। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था कल, मैंने आपको एक टेबल याद करवाई थी बेटा, सब बच्चों को तैयार हो गया ये? मैंने आपको बताया था कि कैसे 5 किंगडम होते हैं, उसके क्या क्या फीचर होते हैं, सब बच्चों को पता है। आप लोग घर पे जाके रिवाइज जरूर किया करो जो आज पढ़ते हो, ठीक है? और कोई नई बात हुआ करे तो मुझसे आप पूछ सकते हो नेक्स्ट डे को कि सर ये दोबारा बता दो, ठीक है? तो आप लोगों को बेटा हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था, ये सब खत्म कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। तो ये फर्स्ट किंगडम है। आपको बताया यहाँ पे कौन होंगे? बैक्टीरिया होंगे जिनके पास सेल का सा होगा, प्रोकैरियोटिक, और होंगे कैसे? यूनिसेलुलर। ये सब आपको पॉइंट्स पता है। देखो अब बोलो मत। कह रहा है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो किंगडम मोनेरा के सबसे मेन कौन होते हैं? ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगले कह रहा है दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप लोग बताओ, मैंने आप लोगों से क्या कहा था? मैंने कहा था अगर धरती पे सबसे ज्यादा कोई है तो वो कौन है? बैक्टीरिया। यानी कि मोस्ट अबंडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं कहाँ पे? धरती में। इन्होंने ये तक बोला है कि बैक्टीरिया अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी कि बैक्टीरिया हर जगह होते हैं। हर जगह का मैंने कहा था कि बैक्टीरिया वहां भी सरवाइव कर जाता है जहां पे बैक्टीरिया के अलावा कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। बैक्टीरिया वहां भी सरवाइव कर जाता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, यानी कि ये कह रहा है कि अगर हम एक मुट्ठी में मिट्टी लें तो उसमें हजारों टाइप के बैक्टीरिया होंगे। अब सोचो इस मार्कर पे कितने बैक्टीरिया होंगे? बहुत सारे। हम लोग जो पानी पीना है उसमें पता नहीं कितने टाइप के बैक्टीरिया होंगे, लेकिन हमारे बॉडी के पास डिफेंस सिस्टम है जिससे हमें बीमारी नहीं होती है। वरना बेटा अगर आपका सोचो अगर आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस कर दिया जाए 1 मिनट के लिए, आपको हजारों टाइप के डिजीज लग जाएंगे यहीं बैठे बैठे 1 मिनट में, अगर आपका इम्यूनिटी खत्म कर दी जाए। जैसे आपने देखा है जो बहुत एजेड लोग होते हैं उनका इम्यूनिटी थोड़ा वीक हो जाता है एज के साथ साथ। मैं आपको बताऊंगा क्यों होता है ऐसा, ठीक है? तो होता क्या है कि आपने देखा होगा उनको बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। जैसे उन्होंने पानी चेंज कर दिया तो बीमारी, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा खा लिया तो बीमारी, मतलब वो कोई ना कोई बीमारी उन्हें हमेशा लगी रहती है। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? वीक। यही रीजन होता है, मैं कहता हूँ हमेशा बच्चों से कि बच्चे छोटे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वो स्ट्रॉन्ग ऐसे नहीं होता कि हमने कोई कैप्सूल खा लिया तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इम्यून सिस्टम इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने बचपन से अपना कितने टाइप के डिजीज को फेस किया है या कितने टाइप के पैथोजन को आपने फेस किया है आपकी बॉडी में। जैसे मान लो एक बच्चा बहुत ज़्यादा एक सेफ जगह में रह रहा है, ना वो बाहर घूम रहा है, ना मिट्टी में घूम रहा है, ना बरसात में नहा रहा है, बहुत सेफ रह रहा है। ऐसा होता नहीं, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार से रखते हैं जो एक का बच्चा होता है, तो आपने देखा होगा उसका बड़े पे जाके इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है ना कि उसको बार बार बीमारियां लगती हैं। एक बच्चा आपने देखा होगा गांव का बच्चा होता है, मिट्टी में खेलता है, नाली में नहाता है, ठीक है, और इसके बाद नाली में नहाना हो गया, मिट्टी भी खा लेता है आराम से, ठीक है, और खूब घूमता है। वो हो सकता है उसे स्टार्टिंग में डिजीज हुई हो,
लेकिन बाद में उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि फिर वो छोटी मोटी चीजों से कुछ नहीं होता। आप लोग बताओ कोरोना में किसकी डेथ हुई थी? किसको कोरोना हुआ था? जो बहुत सेफ रहते हैं, हमेशा इसी में रहते हैं, उन्हें बताओ कोई गांव का आदमी कोरोना हुआ? किसी को नहीं हुआ। सबने को गेहूं काटे थे, धान काटे थे, ठीक है, और सब लोग को बराते की थी, नहीं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। और इम्यूनिटी किस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितना अपना बॉडी को फेस किया है वैक्सीन से, ठीक है। चलो हम ये आपको उस वाले चैप्टर में बताएंगे जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अगले देखो ये कह रहा है दे आल्सो लिव इन, यानी कि बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट सच है, जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान हो गए, ऐसी स्नो एंड डीप ओशियन हो गया, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। ये कहना चाह रहा है कि एक किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म है वो वहां भी सर्वाइव करते हैं जहां कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया ऐसा क्यों कर लेते हैं? एक तो होता है उसका सेल वॉल स्ट्रक्चर, पहला। दूसरा न्यूट्रिशन, वो हर टाइप से न्यूट्रिशन कर लेते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, कैसे भी, ठीक है। तो ये कुछ रीजन होते हैं जिससे बैक्टीरिया हर जगह सर्वाइव कर जाते हैं। बेटा अगले कह रहा है मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स। पैरासाइट वो होते हैं जो हमारे अंदर रहते हैं, डीज करते हैं, किसी दूसरी बॉडी में रहते हैं। तो आप लोग बताओ, आपको डीज कर रहा है कोई बैक्टीरिया आपके अंदर रह रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट। क्या बोलेंगे? पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरे के ऊपर रहता है, होस्ट के ऊपर, उसे बोलते हैं पैरासाइट। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पैरासाइट के रूप में भी रहते हैं। अगले कह रहे हैं बेटा हमने बैक्टीरिया को उनकी शेप के बेसिस पे, किस बेसिस पे? ये ध्यान रखना, लिखा है बेस्ड ऑन देयर शेप। आप लोग जहां भी मैं स्टार बनाया बना लिया करो, ठीक है। आप लोग एक बात और सुनो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ हमने बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, किस बेसिस पे? तो आप क्या बोलोगे? बेसिस ऑफ शेप, आकार के बेस पे। तो बैक्टीरिया आकार के बेस पे 4 टाइप के होते हैं। अब अच्छा एक बात समझ में आती है आपको? देखो शेप के बेसिस पे मैंने 4 टाइप बोला है, अब इसके तो बहुत सारे टाइप होंगे। जैसे मैं ले लूं कि भाई कोई बैक्टीरिया स्पेरिकल है, उसको हम क्या बोल देंगे? कोकस। क्या बोल देंगे? लेकिन कोकस के हजारों टाइप होंगे, समझ में आया? तो अभी हम खाली ये देख रहे हैं कि बैक्टीरिया, ऐसे में सोच लेना कि बैक्टीरिया 4 टाइप के होते हैं। ये खाली बेसिस ऑफ शेप, यानी कि आकार के बेस पे कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। वैसे तो हमें पता भी नहीं कितने टाइप के होते हैं, तो हम आकार के हिसाब से 4 टाइप के होते हैं। देखो कौन कौन से टाइप के। अगर कोई बैक्टीरिया कैसा है? स्पेरिकल है, यानी कि गोल है, कैसा है? तो इस बैक्टीरिया को हम लोग बोलेंगे क्या? कोकस, या बोलते हैं कोकाई। अगर कोई बैक्टीरिया कैसा है? स्पेरिकल है, गोल है। अगर कोई बैक्टीरिया रॉड लाइक है, कैसा है? रॉड लाइक है, यानी कि ये कैसा होता है बेटा? स्पेरिकल। आप लोग बताओ ये कैसा होता है? रॉड लाइक। कैसा होता है? रॉड लाइक। तो इसको बोलते हैं बैसिलस। क्या बोलते हैं? ऐसे ही बैक्टीरिया अगर कोई ऐसा है सर्पिला का, सांप की तरह ऐसे घूमा हुआ, जिसको बोलते हैं स्पाइरुला। क्या बोलते हैं? और चौथा अगर बैक्टीरिया कॉमा शेप है, ये कैसा शेप है? कॉमा शेप, तो उसको हम लोग बोलते हैं विब्रियो। क्या बोलते हैं? अब आपको ये बात करके रट लेनी है, वो मैचिंग में आपको नीट में क्वेश्चन दे सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है? पहला, अगर बैक्टीरिया स्पेरिकल है तो कैसा होगा? कोकस। अगर रॉड शेप होगा तो बैसिलस, अगर स्पाइरल शेप है तो स्पाइरलम, और अगर कॉमा शेप है तो विब्रियो। तो आप लोग यहाँ पे क्या बना लो? स्टार बना लो। वो डायग्राम देके पूछ सकता है आपसे, या वो मैच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि मैचिंग देके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बैक्टीरिया का शेप ऐसा है तो बैक्टीरिया का टाइप कैसा होगा। समझ गए? तो मैंने क्या बताया बेटा? अगर स्पेरिकल तो क्या बोलेंगे? कोकस। अगर रॉड शेप है तो बैसिलस। अगर स्पाइरल है तो स्पाइरलम, और अगर कॉमा शेप है तो विब्रियो। समझ गए? तो ये किसके बेस पे है? शेप। चलो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। देखो यहाँ लिखा हुआ है बेटा, देखो यहाँ कह रहा है बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। जैसे पहला लिखा है स्पेरिकल, क्या लिखा है? तो हमने इसको क्या बोला? कोकस। क्या बोला? रॉड शेप, इसको क्या बोला बेटा? और कह रहा था कॉमा शेप, इसको क्या बोला? विब्रियो। और स्पाइरल को हमने क्या बोला? स्पाइरल। इसको आप लोग चारों को यहाँ पे ऐसे करके और यहाँ स्टार बना दो, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी नीट में वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले देखो, आप देखो अगले क्या कह रहे हैं? क्या गई? चलो कोई बात नहीं, लाइट गई।
ये ना चला जाए। ये भी चला दे। चलो अभी तो पढ़ते हैं पहले। आप लोग पढ़ो, आप लोग गर्मी सर्दी में देखा करो, ठीक है? थोड़ी बहुत गर्मी लगती है तो झेल लिया करो, ठीक है? और एक पढ़ाई वाले बच्चे की पहचान होती है, अगर आप लोग ये बहाने मिलाओगे लाइट चलेगी पंखा चला गया तो फिर कोई पढ़ाई नहीं कर पाओगे, है ना? तो देखो, तो लाइट चली जाए तब भी आप लोग खाली ध्यान अपना यहाँ रखा करो, ठीक है? आप लोगों का ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो माइनस मिड टेम्परेचर है तब भी सर्वाइव कर रहा है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो 80-90 डिग्री है तब भी सर्वाइव कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए तो बैक्टीरिया हर जगह सर्वाइव कर जाते हैं। आप लोग बताओ बेटा, जैसे आप लोग यहाँ रहते हो अभी पीलीभीत में, ठीक है? आप लोग बताओ, आपको एवरेज टेम्परेचर कितना अच्छा लगता है? 30 मान लो, 30 मान लो। 30 पे आपको अच्छा लगता होगा, ना तो गर्मी है ना ही ठंड, ठीक है? अब आपको अगर मैं -5 डिग्री भेज दूं तो बेटा आप बीमार हो जाओगे, पहले ही दिन बीमार हो जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में सारा मेटाबॉलिज्म करवा रहे हैं, आपको बताया वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम वर्क करते हैं। ऑप्टिमम का मतलब होता है वो टेम्परेचर, आप 30 डिग्री काम कर रहे हैं तो आपका बॉडी सबसे ज्यादा जो एक्टिव रहेगा वो कब रहेगा? 30 पे। उससे बढ़ाओगे तो गर्मी लगेगी, उससे कम करोगे तो ठंड लगेगी और आप लोग बीमार पड़ सकते हो। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधताएं, कई सारे टाइप के। जैसे एक बैक्टीरिया ऐसा है जो -5 डिग्री पे सर्वाइव कर रहा है, और कुछ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं जो 80-90 डिग्री पे सर्वाइव कर जाते हैं। सोचो, क्या हमारा सर्वाइव करना 80-90 डिग्री पॉसिबल है? नहीं है। अब ये मत कहना कि सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहते हैं। बेटा वो अपने आप को एडॉप्ट करते हैं। जैसे अगर कोई मान लिया, ऐसे भी लोग हैं जो हाँ 0 डिग्री पर रह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं रहते हैं, लेकिन वो उनको अपने आप को एडॉप्ट करने में बहुत सारा टाइम लगा होगा, 1-2 साल लग गए होंगे। तब उनकी बॉडी ने क्या किया होगा? अपने आप को वहां के अकॉर्डिंग बनाया होगा। समझ गए? ठीक है बेटा, ये फ्रिज बंद हो जाएगा अभी चलने दो। वैसे अभी आपकी फ्रिज खराब लगेगी फिर। तो सर 2 पंखे चलाओ। थोड़ा गर्मी सह लो, क्या दिक्कत है? आप लोग तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हो, थोड़ा बहुत पसीना निकले तो अच्छी बात है। अब अगर कोई ऐसी कैटेगरी में चले जाए कि उसको चक्कर आने लगे तो मुझे बता देना, ठीक है? सुनो मेरा सुनो। अब आप लोग ये सोच सकते हो कि आप लोग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं किया होगा कि पंखा चलाना है, कुछ भी किया होगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए, क्या दिक्कत है? अभी थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होती है। आपने सन्नी देओल का डायलॉग नहीं सुना वो वाला, जिंदगी का दूसरा नाम क्या है? संघर्ष नहीं, प्रॉब्लम। अबे आपने वो मूवी नहीं देखी है? कौन सी है? नहीं, बॉर्डर। उसमें मथुरा दास होता है, वो जाता है छुट्टी लेके घर पे, तो वो कहता है कि हाँ, वो कहता है कि भाई वो कहता है कि मेरी वाइफ को कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, तो वो कहता है जिंदगी का दूसरा नाम क्या है? प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है आप लोग मान के चला करो, क्योंकि आपकी अभी स्टूडेंट लाइफ है ना। अगर आपकी लाइफ में डेली कोई ना कोई टेंशन नहीं आई, कोई भी टेंशन नहीं आई, तो मान के चलो कि आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, फिर आप लोग वही पुराना ट्राई करें पड़ेगा। अब टेंशन वो वाली नहीं है, आप समझ रहे हो? टेंशन ये वाली समझ रहे हो? किताबों को लेके, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि कोई टेंशन दे के तो तुम कह रहे हो अच्छी अब मेरी लाइफ से चल रही है, कहीं आप सोच रहे हो कि अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, वो टेंशन मुझे मिल रही लगातार, वो टेंशन नहीं, उससे दूर रहना। मैं ये वाली टेंशन कर रहा हूँ, ठीक है? इसका मतलब है कि आप लोग अपने आप को टेंशन से फेस किया करो। चलो इधर देखो, ये पढ़ो। कह रहे हैं कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बेटा ध्यान से सुनो, बात मत करो। कह रहे सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, कैसे होते हैं? और कह रहे दे सिंथेसिस देयर ओवन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अगले कह रहे दे मे बी फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक। मैंने कल बताया था आपको, बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक भी 2 टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। मतलब अगर सनलाइट है तो खाना भी बना लेंगे, और सनलाइट नहीं है तो और सबसे भी फूड अपना फूड ले सकते हैं। अगले कह रहा है बेटा द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ। ये अंडर करो स्टार नो, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपसे कहा जाए कि बताओ सबसे ज्यादा बैक्टीरिया किस टाइप की होती है, तो आप क्या बोलोगे? हेटेरोट्रॉफ। क्या बोलोगे? ये वो ऑप्शन दे देगा, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक ऐसे। और कह रहा है दे डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर फूड। इसका मतलब यह है कि मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसे होते हैं बेटा?
हेटरोट्रॉफिक मतलब खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। और बैक्टीरिया ध्यान रखना ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और मतलब स्वयंपोषी भी होते हैं और लेकिन सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, परपोषी। समझ गए बात? ठीक। अच्छा, आप लोगों को अगर लग रहा हो कि सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन ही रहने से आते हैं। आप क्वेश्चन लगाओगे आपको पता जाएगा। जैसे वहां लिखा होगा बताओ मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन, ऑप्शन होगा ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। आंसर क्या होगा इसका, हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने कहा था बैक्टीरिया को हमने दो टाइप में डिवाइड कर लिया, आर्की बैक्टीरिया और तो सबसे पहला कौन सा टाइप है, आर्की। इसमें खाली 3 नाम याद कर लेना बस, थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफिल्स और मिथानोफिल्स। तो देखो कह रहा है दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट। इसका मतलब होता है कठिन स्थानों पे। कठिन का मतलब होता है जहां पे कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता, सही है, वहां पे सर्वाइव करते हैं। कह रहा है सच एज एक्सट्रीम, जैसे पहला लिखा है बेटा साल्टी एरिया, क्या लिखा है, और इसमें क्या कौन इनको क्या बोलते हैं, हेलोफिल्स। दूसरा लिखा है हॉट स्प्रिंग, क्या लिखा है, इनको बोलते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। ये नाम याद कर लेना या स्टार बना लेना अच्छे से। और तीसरा कह रहा है मार्सी एरिया, जिनको बोलते हैं मिथानोफिल्स। क्या बोलते हैं, कह रहा है आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इसको स्टार बनाओ और अंडरलाइन करो। अगर आपसे कहे कि बताओ आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया से किस टाइप से अलग होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, सेल वॉल स्ट्रक्चर। और दूसरा आप लोग बोलोगे क्योंकि इस सेल वॉल स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका। अच्छा एक बार बताओ आप लोग, एक बार सुनो, एक पहले आप थोड़ा सुन लो बेटा। ये बताओ आप लोग ये समझते हो सेल वॉल स्ट्रक्चर क्या बात चल रही है, क्या बात, कहां की बात चल रही है, ये बात हो रही कोशिका भित्ति, हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। आप लोगों को एक बात समझा दूं पहले थोड़ा सा, यहाँ देखो, अरे सॉरी, यहाँ देखो आप लोग अगर अकॉर्डिंग टू कवरिंग की बात करें तो 3 टाइप से कवरिंग होती है किसी भी सेल के पास। एक आपने नाम सुना होगा एनिमल सेल, क्या, एनिमल सेल बेटा। एक आपने नाम सुना होगा एनिमल सेल। जो एनिमल सेल की आउटर कवरिंग होती है पता है क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है, खाली एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लाइट आ गई इसका मतलब, अभी रुको। दूसरा बेटा होता है, सुन तो लो एक मिनट, अभी तुम लाइट आ गई तो क्या करूं। इसके बाद देखो प्लांट सेल, अभी रुक जाओ, ये तो समझ लो मेरा टॉपिक, चला रहा हूं एक मिनट। प्लांट सेल क्या होता है, इसके पास है, सुनो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है और साथ में सेल वॉल भी होता है। क्या होता है, यानी कि इसके पास एक्स्ट्रा कवरिंग मिल गई हमें, कोशिका भित्ति। चलो चलाई दे वरना तुम, सही है। यहाँ देखो इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और इसके पास क्या है, और बैक्टीरिया के पास 3 कवरिंग होती है। सोचो प्लांट से भी एडवांस है। बैक्टीरिया के पास क्या होता है, सुनो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, सेल वॉल भी होता है, साथ में एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स। यही रीजन होता है कि बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हाईली यानी कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पे सरवाइव कर जाते हैं। आप लोग बताओ, आपके पास जितनी अच्छी कवरिंग होंगी उतनी अच्छी तो आप सरवाइव कर पाओगे, लेकिन हमारे पास सेल वॉल तक नहीं होता है। हमारे पास खाली क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है जेली टाइप की, बस वही होती है सेल की आउटर कवरिंग। ठीक है, सेल की आउटर कवरिंग। प्लांट सेल के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति। और बैक्टीरिया के पास 3 होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, सेल वॉल भी और साथ में ग्लाइकोकैलिक्स। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, यहाँ देखो कह रहा है डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, आपने अंडरलाइन कर लिया और इसको स्टार बनाओ। अगले देखो, अगले कह रहा है दिस इज रिस्पांसिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। अगले कह रहा है मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट। गट का मतलब पता है क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। जो आपका खाना खा रहे हो, जहां आपका खाना घूम रहा है उसको बोलते हैं गट। क्या बोलते हैं, या बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, या हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। अगले कह रहा है बेटा ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल। जानते हो क्या होते हैं, जो जुगाली करते हैं। जुगाली का आपने देखा है, जैसे गाय भैंस देखा होगा ऐसे मुंह चलाते रहते हैं, चलाते हैं, उसको बोलते हैं जुगाली करना, यानी कि रूमिनेंट। ठीक है। अगले देखो सच एज लिखा तो है काऊ,
गाय हो गई, बफेलो हो गया। अगले एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। जो बायोगैस देखा है आपने बायोगैस प्लांट देखा होगा, उसमें गोबर डालते हैं, इसीलिए डालते हैं। डंग का मतलब होता है गोबर। आपको बेटा पेन से लेके बैठा करो, अगर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा हिंदी लिखते रहा करो। आपको गोबर कुछ हाथ से किया भी करो आपको, काली एनिमल्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने देखा कि आर्की बैक्टीरिया कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से? हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मीथेनोफिल्स, ठीक है। चलो, मीथेनोफिल्स कहाँ होते हैं? गोबर में पाए जाते हैं, जिससे मीथेन का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। आपने बायोगैस प्लांट देखा नहीं देखा है? कितने बच्चों ने देखा है बायोगैस प्लांट? YouTube पे तो देख लिया होगा, देखा नहीं देखा? एक हौदिया होती है बनी हुई और उससे फिर गैस निकलती है ना। तो हाँ, आप लोग फर्स्ट ईयर किए हुए ना, सब लोग हाई स्कूल वगैरह किए हुए, तो आप लोग पढ़ा होगा ये सब। आप लोग शांत क्यों बैठे थे भाई? तो आप लोग बेटा ये समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं यू बैक्टीरिया। किसकी बात करते हैं? और इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए? साइनो बैक्टीरिया। देखो जो मैंने सेकंड बताया था बिलिरुबिन एल्गी, वो देखो एक कह रहा है देयर आर द थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, इन्हें बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। बेटा एक बात और सुनो, ध्यान रखना, क्वेश्चन ये मत समझा करो कहां से बनेगा नीट में। क्वेश्चन किसी भी सिंपल लाइन से बन सकता है। जैसे वो यही पूछ ले खाली कि बताओ यू बैक्टीरिया को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? ट्रू बैक्टीरिया या मॉडर्न बैक्टीरिया, कैसे भी क्वेश्चन को बोल सकता है। कह रहा है दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ, इनके पास क्या होता है? सेल वॉल। अगर ये मोटाइल है, मोटाइल का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मोटाइल। और जो नहीं घूम रहे हैं उनको बोलते हैं नॉन मोटाइल। अगर इनके पास मोटाइल है तो इनके पास क्या होगा बेटा? फ्लैजेला। देखो फ्लैजेला क्या होता है समझ लो आप लोग। जैसे मान लो हमारे पास पैर है चलने के लिए, सही है। ऐसे ही जब कोई यूनिसेलुलर होता है, यानी कि सिंगल सेल होता है, उसके पास पैर तो नहीं होंगे ना, उसके पास फ्लैजेला होता है। क्या होता है? या आपने एक नाम सुना होगा सीलिया। क्या सुना होगा? सीलिया और फ्लैजेला में डिफरेंस खाली इतना होता है, दोनों का काम यही होता है मोटाइल बनाना किसी भी यूनिसेलुलर को। काम इतना होता है सीलिया फ्लैजेला का, सीलिया नंबर में ज्यादा होते हैं, फ्लैजेला नंबर में 2 होते हैं, 1 या 2 होते हैं। और सीलिया भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, स्मॉल होता है बस, और फ्लैजेला क्या होता है? थोड़ा लार्ज होता है। जैसे फ्लैजेला मान लो आप लोग जैसे पतंग होती है, पतंग जो उड़ाते हैं, पतंग के पीछे पूंछ बांधते हो, वो क्यों बांधते हो बताओ? नहीं बांधते हुए बंधने जैसे डायरेक्शन वगैरह तो जा पाए, इसीलिए हम लोग वही मान लो पूंछ क्या होती है? फ्लैजेला। और सीलिया का मतलब है समझ लो जैसे आप लोगों ने एक ऐसे मान लो जैसे एक इधर देखो, एक कोई एनिमल है ये, और इसके पास ऐसे स्ट्रक्चर है, ये हेयर लाइक। तो आप लोग बताओ ये क्या होंगे? सीलिया। ये क्या करेंगे? एक कोऑर्डिनेट मैनर में मूवमेंट करवाते हैं, जैसे ऐसे होंगे। अगर मुड़ेंगे तो आप लोग बताओ सेल अगले जाएगा। जैसे हमारे पास भी सीलिया होते हैं, आपने देखा फीमेल की फैलोपियन ट्यूब होती है, तो उसमें आपको पता है फीमेल में जो एग आता है कहां तक? यूट्रस तक। वो कौन लेके आता है? सीलिया। क्योंकि फीमेल का जो एग होता है वो कैसा होता है? नॉन मोटाइल। हालांकि मेल का जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, उसके पास फ्लैजेला होता है। लेकिन अब ये सीलिया वहां कहां होते हैं? एग के पास नहीं होते, ये फैलोपियन ट्यूब में होते हैं। और फैलोपियन ट्यूब क्या करती है? धकेलती है अगले को, एग को ऐसे, समझ रहे हो? तो ये समझ गए सीलिया फ्लैजेला क्या होता है। तो यहाँ लिखा है बैक्टीरिया के पास क्या होते हैं? फ्लैजेला। सीलिया आपने देखा होगा पैरामीशियम, बनाया कभी? अरे बनाया होगा तो आपने बनाया नहीं है? ऐसे क्यों बनाते हो ऐसे, और ऐसे ऐसे करते थे डिजाइन, आपको लगता था डिजाइन है ये सीलिया आएगा। तो यहाँ देखो, तो कह रहा है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि 10 साइनोबैक्टीरिया। मैंने कहा था साइनोबैक्टीरिया, और इनको हम लोग किस नाम से बोलते हैं? बिलिरुबिन एल्गी। अबे यहाँ सुनो, बिलिरुबिन एल्गी के क्या क्या फीचर होते हैं वो समझ लो एक बार, ठीक है। पहला कह रहा है इनके पास क्लोरोफिल ए होता है। एक बात और ध्यान रखो, चाहे धरती पे कोई भी फोटोसिंथेसिस कर रहा हो, ध्यान रखना, हमेशा उसके पास कोई सा पिगमेंट हो या ना हो, लेकिन क्लोरोफिल ए जरूर होगा। चाहे कोई भी अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा तो उसके पास क्लोरोफिल ए होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ए होता है मेन पिगमेंट। कौन सा होता है? बकाया सब होते हैं एसेसरी पिगमेंट, तो बकाया सब हो या ना हो, लेकिन क्लोरोफिल ए सबके पास होगा। समझ गए? चाहे कोई भी सही। तो इसका मतलब इसके पास भी क्लोरोफिल ए। अगर आपको ध्यान आ रहा है तो यहाँ लिख लो मेन पिगमेंट। ये हमेशा मेन पिगमेंट होता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अगले कह रहा है बेटा सिमिलर लिखा गया टू ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं।
अगले कह रहा है द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कैसे होते हैं पता ही है आपको। अच्छा कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, एक साथ रहे, जैसे आप लोग रहते हो कॉलोनी मोहल्ले में बना के घर, तो आप किस में रहते हो कॉलोनी में, ऐसे अगर ये एक साथ रहेंगे तो इनको क्या बोलेंगे कॉलोनियल, क्या बोलेंगे। और फिलामेंटस भी हो सकते हैं, कह रहा है फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर या टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। आप लोग ये बताओ फ्रेश वाटर कौन सा होता है और मैरीन वाटर कौन सा होता है। हाँ बिल्कुल, हाँ बताओ, तुम बताओ कौन बोला था पीछे से, हाँ बताओ, हाँ बताओ। हाँ फ्रेश वाटर जो ये वाला पानी, नल का पानी ना, ऐसे बोल सकते हो, फिल्टर वाला। देखो मैं ये सुनो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि फ्रेश वाटर कौन सा होता है, जो बारिश का पानी होता है। चलो और बताओ कौन बताएगा, जो पीने को, जो हम पी सके वो फ्रेश वाटर होता है। जो समुद्री होता है, हाँ जो मैरीन होता है, हाँ। फ्रेश वाटर तो वो तालाब में होता है। देखो तालाब में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसे ओआरएस बता रहे हैं। कौन सा, अरे मैं सुन नहीं पाया, कौन सा, आरो वाला। सुनो देखो ये बेटा, देखो अगर कहीं भी लिखा है मैरीन वाटर तो आप समझ लेना कि वो साल्टी पानी होगा, समुद्र वाला पानी, नमक होगा उसमें। और साल्टी वाटर के अलावा जितना भी पानी है सब कौन सा होता है फ्रेश वाटर। ऐसा नहीं कि आरओ का पानी तो बताओ तुम्हारे लिए फ्रेश है। अब एक एनिमल ऐसा है जो नाली में रह रहा है तो वो क्या आरओ का पानी पिएगा, उसके लिए वही फ्रेश वाटर है नाली वाला, समझ रहे हो। तो फ्रेश वाटर का मतलब होता है मैरीन के अलावा जो भी पानी होता है वो कौन सा होता है, चाहे तालाब का हो, चाहे नदी का हो, चाहे बरसात का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे तुम्हारी वाटर बोतल का हो, सब कौन सा होगा फ्रेश वाटर। अगले देखो तो ये फ्रेश भी होते हैं और ये मैरीन मतलब समुद्री भी होते हैं। अगले देखो कह रहा था कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय एक जेलेटिनस शीट होता है, दे ऑफन, एक जेलेटिनस शीट का मतलब एक कवरिंग टाइप का होता है स्मूथ बहुत, और कह रहा है बेटा ये बनाते हैं क्या बिलूम्स, क्या बनाते हैं इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये पता है क्या होता है, देखो इधर देखो अगर ये ज्यादा होंगे तो ये पता है क्या करते हैं, सुनो बेटा, ये तालाब के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, क्या बना देते हैं लेयर, और जब ये लेयर बनाएंगे तो नीचे ऑक्सीजन कम हो जाएगी और जो नीचे के एनिमल होते हैं वो उनको क्या होता है पानी की वो ऑक्सीजन की कमी होती है उनके लिए, उसी को बोलते हैं बिलूम, यानी कि ये पूरा क्या बना देंगे लेयर टाइप बना देंगे। अगले कह रहा है देखो सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स, जो मैंने कहा था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और कह रहा है स्पेशलाइज्ड सेल, इनके पास एक सेल होता है जिसे क्या बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, यहाँ स्टार बनाओ, हेटेरोसिस्ट को पूछ सकता है कि कौन सा सेल होता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, तो कौन सा होता है हेटेरोसिस्ट। और बेटा इसका एग्जांपल क्या है, इसको भी स्टार बनाओ, नॉस्टॉक एंड ये क्या है, ये बिलोग्रीन एल्गी के एग्जांपल हैं, नॉस्टॉक और एनाबिना, जो क्या करते हैं ये एंटो फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ एंटो फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम बताओ, तो क्या आंसर होगा नॉस्टॉक एंड एनाबिना। अच्छा एक बात और सुनो, वहां क्वेश्चन वो ये एंटो फिक्सिंग बैक्टीरिया दो ही नहीं होते हैं खाली, और भी होते हैं, जैसे आपने एजिडोबैक्टर का नाम सुना होगा, आपने राइजोबियम का नाम सुना होगा। ध्यान रखना वो ऐसे पूछ रहा है कि बताओ एक्वेटिक एंटो फिक्सिंग कौन से होते हैं, तो आप क्या बताओगे। अगर वो पूछ रहा है टेरेस्ट्रियल तो दूसरे होंगे, ये नहीं होंगे, वो हम अगले पढ़ेंगे, ठीक है राइजोबियम वगैरह। अगले देखो अगले कह रहा है बेटा chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrate, nitrite and ammonia and use the release energy for their ATP production, यानी कि इनसे भी जो chemosynthetic होते हैं वो एनर्जी ले लेते हैं, यानी कि ATP का प्रोडक्शन कर लेते हैं। और कह रहा है they play a great role in recycling nutrients जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। आपने सुना होगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं मिनरल्स का क्या करते हैं साइकिलिंग करते हैं। साइकिलिंग का मतलब समझते हो आप लोग क्या, चक्रण। अच्छा जैसे मान लो कोई चीज है मिट्टी में है, फिर एनिमल ने लिया, फिर उसने वो मर गया, फिर प्लांट ने ले लिया, ऐसे करके वो क्या चलता है साइकिल चलता है। अगले कह रहा है बेटा ये पॉइंट देखो दो बार लिखा हुआ है, नीट में पूछा चुका है कि हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होते हैं, यहाँ भी लिखा है देखो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन, इस तरह यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले कह रहे हैं मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, क्या कुछ क्या होते हैं
डिकम्पोजर कौन होते हैं बेटा? जो किसी भी चीज को डिकम्पोज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई मान लिया ये देखो कोई एनिमल एक्सपायर हो गया तो हम क्या करते हैं, उसको कहीं मिट्टी में डाल देते हैं और हम देखते हैं उसके बाद वहां कुछ नहीं बचता। क्यों? क्योंकि वहां पे डिकम्पोज कर देता है कौन? बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया नहीं होते तो पता क्या होता, हमें जैसे भारत है इसमें आधा चीज बनाना पड़ता कि इधर रहेंगे कौन? स्केलेटन, और इधर रहेंगे कौन? ह्यूमन, यानी कि डेड बॉडी कहीं तो रखते भी ले जाके। अब आप लोग बताओ, अगर ये डिकम्पोजर प्रोसेस ना होता तो फिर जो मर रहा है वो वैसे ही पड़ा रहता हमें जिंदगी भर, तो ऐसे सर्वाइव कर पाते क्या? लेकिन डिकम्पोजर कौन करते हैं? बैक्टीरिया। अगले कह रहे हैं, देखो बेटा, मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, दे आर हेल्पफुल इन। अब आपको पता, मैंने बताया था पहले भी आपको, बैक्टीरिया हमें डिजीज करते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन बेटा बैक्टीरिया के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल भी नहीं थी, क्योंकि हमारी लाइफ की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो किस तरह होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, जैसे देखो लिखा है मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि दूध से जो दही बनता है वो किस तरह बनता है? बैक्टीरिया। उनको क्या बोलते हैं बताओ? LAB, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, अगले कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक बनती है ना, वो भी किस तरह बनती है? अगले कह रहा है फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, लेग्यूम होता है फली वाले प्लांट, मैंने बताया था बैक्टीरिया द्वारा होता है। एंड कह रहा है सम आर पैथोजन, अब ये कुछ पैथोजन कौन होते हैं बेटा? जो डिजीज करते हैं, तो बैक्टीरिया डिजीज भी करते हैं। तो ये कह रहा है जैसे ह्यूमन बीइंग को भी करते हैं, क्रॉप को भी करते हैं, एनिमल्स को भी करते हैं और पेट्स को भी करते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ तो बैक्टीरिया डिजीज भी करते हैं हर किसी को। तो देखो कह रहा है जैसे डिजीज का नाम लिखा है कोलेरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। अब डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, अभी हम लोग टेंशन ना लो, ऐसे ही बस याद कर लो खाली। अगले कह रहे हैं बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन मेनली बाय फिजन, सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। अब यहाँ पे एक बात आती है बेटा, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, ठीक है? आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोग स्पोर समझते हो? स्पोर क्या होते हैं? आपने बहुत नाम सुना होगा कि स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है। आपने ये भी सुना होगा एसेक्सुअल, आपने सुना होगा सेक्सुअल, आपने गैमीट नाम सुना होगा, गैमीट के द्वारा हो रहा है, और आपने एक सुना होगा स्पोर द्वारा होता है। देखो ये होते क्या है वो हम लोग एक बार क्लियर कर ले रहे हैं, फिर हम लोग अगले आप पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार समझो आप लोग इधर, जैसे मान लो देखो ये देखो एक आपने नाम सुना होगा रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल, कौन सा होता है? अब आप लोग ये ध्यान रखना है एसेक्सुअल को एक टाइप का नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे टाइप का होता है। जैसे मान एसेक्सुअल का मतलब इतना होता है खाली कि जहां पे किसी दो गैमीट का फ्यूजन ना हो, वो रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? एसेक्सुअल, हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक। समझ गए? आप लोग रटना मत कि एसेक्सुअल के टाइप इतने होते हैं, आप लोग खाली माइंड में इतना रखना कि अगर दो गैमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा है तो वो रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, चाहे वो किसी भी टाइप से हो। जैसे मान लो मैंने कोई टहनी ली, काटी और उसको मिट्टी में लगा दिया और नया प्लांट बन गया, तो वो किस टाइप का है? एसेक्सुअल। अगर मान लो कोई ऐसा एनिमल है कि एक ही एनिमल है, उसकी सेल से कोई नया एनिमल बन जाए तो वो कौन सा होगा? एसेक्सुअल। और जहां पे गैमीट का फ्यूजन होता है, दो गैमीट, यानी कि मेल बनाएगा मेल गैमीट और फीमेल बनाएगा फीमेल गैमीट, और अगर उससे हो रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा होता है? सेक्सुअल। कौन सा होता है? सेक्सुअल का मतलब होता है जहां पे दो गैमीट बनते हैं, मेल और फीमेल। बहुत बच्चे ये माइंड में रखते हैं कि सर जहां दो पेरेंट्स करते हैं वो होता है सेक्सुअल, और जो एक पेरेंट्स करता है वो होता है एसेक्सुअल। ये हाँ बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन कुछ केस में इसमें गड़बड़ हो जाता है। बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं, हनी भी नहीं, बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जिनके पास दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेल भी और वो गैमीट बनाते हैं दोनों टाइप के, और फ्यूजन भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्सुअल। लेकिन हो तो एक ही पेरेंट से रहा है, होता नहीं होता है? जैसे आपने बाइसेक्सुअल नाम सुना होगा, मोनोसियस, तो जो मोनोसियस होते हैं उनमें भी सेक्सुअल होता है, यानी कि बस डिफरेंस ये होता है कि उनके पास मेल और फीमेल गैमीट सेम ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ठीक है, अब आप लोग एक बात सुनो, जैसे प्लांट आप देख लो, फ्लावर देख लो, आप बताओ फ्लावर में क्या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों नहीं होते? बहुत सारे फ्लावर में ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल। कौन सा होता है?
तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल को डिफाइन करने का एक ही तरीका है, जहां दो टाइप के मेल गैमेट बने और उनका फ्यूजन हो तो सेक्सुअल, और जहां सिंगल टाइप का कुछ भी बने और फ्यूजन ना हो वो एसेक्सुअल। अब आप दूसरी बात सुनो बेटा, जैसे आपने सुना होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रवर्धन, सुना है? सुन लो। अब वो भी तो एक टाइप का एसेक्सुअल है। जैसे आपने सुना होगा फ्रेगमेंटेशन, वो भी एक टाइप का क्या है? एसेक्सुअल। जैसे आपने सुना होगा बडिंग, वो भी एक टाइप का क्या है? एसेक्सुअल। ये बस ये तरीका है कि जैसे मान लो ये मार्कर है, इसमें ऐसे जनन हो रहा है कि इसे मैं तोड़ रहा हूं और दो मार्कर बन जा रहे हैं, तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। कौन सा हो गया? और लेकिन ये टाइप कौन सा होगा? एसेक्सुअल। क्या यहाँ पे फ्यूजन हुआ दो गैमेट का? नहीं। ये मान लो पेन है, अब इस पेन में क्या हो रहा है कि यहाँ से ऐसा ही छोटा सा पेन निकल रहा है पहले, उसके बाद ये अलग हो जा रहा है, फिर नया पेन बन रहा है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? बडिंग। लेकिन है तो एक ही टाइप का, यानी कि एक ही से हो रहा है, तो इसका मतलब कैसा होगा? एसेक्सुअल। ऐसे जैसे मान लो ये क्या है? ये गुलाब है। ये क्या है? कुछ तो है, ये लीफ है क्या? चलो होगा जो भी, ये गुलाब का है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको काटा ऐसे स्टेम और दूसरी जगह लगा दिया, उससे नया प्लांट बन गया, तो इसका मतलब ये कैसा है? वेजिटेटिव। तो एसेक्सुअल के ये तो टाइप है कि किस एनिमल प्लांट में कौन सा हो रहा है। अब दूसरी बात सुनो, ध्यान सुनो बेटा। एक ऐसा होता है, एक नाम सुना है आपने? स्पोर। मैं आपको ये समझाता हूँ कि स्पोर क्या होते हैं और गैमीट क्या होते हैं। सुनो, देखो आपने एक नाम सुना होगा स्पोर, क्या सुना है बेटा? और हम लोग बाद में सुनते रहेंगे स्पोर। स्पोर कुछ नहीं होते। स्पोर का मतलब पता है क्या होता है? देखो, जैसे ये कोई प्लांट है, क्या है? यहाँ देखो प्लांट है, ये प्लांट मान लेता हूं मैं डिप्लॉयड है। कैसा है? डिप्लॉयड समझते हो? जिसके क्रोमोसोम पेयर में हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके सेल के अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, तो आप क्या बोलते हो? 46। लेकिन 46 में बोला करो, आप लोग बोला करो 23 पेयर, क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा किसमें होते हैं? पेयर। अगर हम 46 बोलेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि वो डिप्लॉयड सेल है या फिर हैप्लॉयड सेल है। आपने सुना होगा ना, क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग सेल कितनी टाइप की होती है? दो टाइप की, एक होती है डिप्लॉयड सेल, एक होती है हैप्लॉयड सेल। हिंदी में बोलते हैं द्विगुणित या फिर अगुणित। इसका मतलब होता है कि अगर किसी क्रोमोसोम पेयर में है तो क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड। अगर किसी में सिंगल क्रोमोसोम है तो क्या बोलते हैं? हैप्लॉयड। ये मैं आपको डिटेल में खूब अच्छे से बता दूंगा, अभी आप लोग खाली इधर सुन लो भाई। बेटा ये देखो, यहाँ से इस प्लांट से एक सेल बना, क्या बना? सेल। डिवीजन हुआ, सेल बन गया। अब अगर ये सेल, ये देखो, अगर ये सेल मिट्टी में जाके और अगर नया प्लांट बना दे तो बस ये क्या हो गया? स्पोर। स्पोर कुछ और नहीं होता है। अच्छा, अब आप लोग कहीं आप लोग ये समझते हो स्पोर कोई हेलीकॉप्टर तरह होता होगा? नहीं, स्पोर एक सेल होता है बस खाली, जिससे नया मिट्टी में जाएगा और नया प्लांट बन जाएगा। यहाँ कोई फ्यूजन वगैरह नहीं होगा, तो इसे क्या बोलते हैं? स्पोर। अब गैमीट क्या होता है? सुनो, ये पापा है, ये मम्मी है, सही है? ये पापा मम्मी मान लो है, ठीक है। यहाँ देखो, इनका पूरा बॉडी कैसा था? डिप्लॉयड था, यानी कि इनका हर एक सेल कैसा था? यानी कि इनके हर एक बॉडी में कैसे क्रोमोसोम थे? 23 पेयर। जैसे मेरी बॉडी में 23 करीतों है, तुम्हारी बॉडी में क्या है? 23 करीतों है। अब आपके गैमीट बनेंगे, क्या बनेंगे? वहां होगा मियोसिस, तो आपका गैमीट बन जाएगा हैप्लॉयड। कैसा बन जाएगा? क्यों बनेगा? क्योंकि गधो, कोई भी सेल हमेशा डिप्लॉयड ही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि आपकी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो 92 हो जाएंगे, रहेंगे हमेशा 46 ही। लेकिन 23 हो सकते हैं बस, क्योंकि सेल हैप्लॉयड हो सकता है। अब ये भी मैं सोचना कि 23 से भी ज्यादा रहेंगे, और वो भी 23 क्यों होते हैं? वो भी सुनो। देखो, ये हैप्लॉयड पापा ने बना लिया और मम्मी ने भी कैसा बना लिया? मतलब 23 खाली पापा के और 23 खाली मम्मी के। जब ये मिलेंगे तो आपके अंदर कितने हो जाएंगे? यानी कि आपकी फिर सेल कैसी बन जाएगी? डिप्लॉयड। यानी कि आपके अंदर कितने हो जाएंगे? 46। अगर मान लो ये 23 ना करते और ये भी 23 ना करते तो आपके अंदर कितने जाते? 92। कितने जाते? अब एक दो, एक क्रोमोसोम तो छोड़ो, अगर एक आपकी बॉडी के अंदर जीन भी बढ़ गया, एक क्रोमोसोम पे पता नहीं कितने जीन होते हैं, अगर एक जीन कम या ज्यादा हो गया तो आपकी बॉडी में पता नहीं क्या कम हो ज्यादा हो जाएगा। सोचो, एक क्रोमोसोम के कम या ज्यादा से सिंड्रोम हो जाता है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज। तो आप 92 कैसे कर लोगे? आपके 2 साल हो जाएंगे, समझ रहे हो? जो आपका स्ट्रक्चर बना है 46 क्रोमोसोम से बना है,
अगर एक भी क्रोमोसोम कम हो गया तो आपका समझ लो वो वाला पार्ट गया। जो ये तो क्रोमोसोम ऐसे मान लो ना कि जैसे ये क्रोमोसोम है 46 मान लो, एक पूरे 46 है, ये वाला पार्ट है वो स्तर बना रहा है हमारा, ये वाला पार्ट कोई और फंक्शन कर रहा है हमारी बॉडी में। अब जो हटेगा वो फंक्शन का है। तो आपकी बॉडी हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम रहने चाहिए? 46। तभी तो 23 पापा से मिलते हैं और 23 मम्मी से मिलते हैं। हमारे अंदर कितने जाते हैं? 46। अब आप लोग बताओ यहाँ गैमीट बना तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल। अब सेक्सुअल अगर ऐसे हो रहा है तो उसको हमने क्या बोल दिया? गैमीट। बेटा ये भी तो एक सेल ही थी, क्या थी? और ये भी एक सेल थी। डिफरेंस क्या था? बस वहां फ्यूजन हुआ, यहाँ फ्यूजन, यानी कि यहाँ मिलना नहीं हुआ, वहां मिलना हुआ। अगर मिलना नहीं हो रहा है तो हमने उसको क्या बोल दिया? स्पोर। समझ गए? अब स्पोर कुछ समझ जाओगे क्या है स्पोर? स्पोर कुछ नहीं है, बस एक सेल है जिससे नया प्लांट बन जाएगा। वो क्या हो गया? स्पोर। उसको हमने गैमेट इसलिए बोल दिया क्योंकि वो क्या कर रहा है? मिल रहा है, बस फ्यूजन हो रहा है। समझ गए? हाँ। कितने जाते हैं बेटा? सुनो सुनो, हाँ सही कह रहे हो। 47 हो जाते हैं। वो कब होते हैं? जब डिजीज होती है, जब बीमारी होती है, तब होते हैं 47। तो बेटा ये आप लोग समझ गए गैमेट। हाँ देखो 47 कब होते हैं सुन लो। जैसे मान लो ये देखो कोई ऐसा पैदा हो गया कि जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, ठीक है? तो मान के चलो उसके अंदर एक क्रोमोसोम नहीं है। कौन सा? वाई या एक्स, ठीक है? क्योंकि वही होते हैं सेक्सुअल, वही होते हैं सेक्सुअल, ठीक है? जब एक क्रोमोसोम बढ़ता है या कम होता है तो उस टाइम को बोलते हैं हम लोग सिंड्रोम। वो एक डिजीज वाली कंडीशन होती है, ना कि नॉर्मल। समझ रहे हो? अगर तो नॉर्मल हो तो तुम्हारे अंदर 46 होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो उसका मतलब 47 हो सकते हैं, ठीक है? हाँ बताओ। हाँ बताओ तो। हाँ कम भी होते हैं। वो भी कौन सी कंडीशन होती है? उसमें भी डिजीज वाली कंडीशन होती है। समझ गए? तो डिजीज वाली कंडीशन में ऐसा होता है। अभी ये सब हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, ठीक है? दूसरा आप लोग, हाँ अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हुआ करेगा आप मुझसे पूछा करो, ठीक है? जिससे आपको क्या होगा? अच्छा भी लगेगा। मैं आपके रोल नंबर बोल रहा हूँ बेटा, और आप लोग अपने रोल नंबर लिख लेना जिससे आपको ध्यान रहे रोल नंबर वाइज, ठीक है? तो एक बार आप लोग प्रेजेंट भी लगा दो ऐसे ही। स्वाति अंगवार कौन है? फादर्स नेम यशपाल अंगवार है कोई? हैं? उनका एक रोल नंबर है, ठीक है? चलो अगले सताक्षी जायसवाल, बिरजदा अग्रवाल, रिया अंगवार, देवदत्त अंगवार है। तो तुम्हारा रोल नंबर 4 है, ठीक है? अगले आलिया, रजनीश, अल्फिसा तुम्हारा है 7। अरे रजनीश 6, अल्फिसा ठीक है 7 तुम्हारा। अगले इर्तिका, मोहिनी, इर्तिका तुम्हारा है 8। मोहिनी, नूरी, सृष्टि थोड़ा तेज बोलो, तुम्हारा है 11। अनुष्का, रश्मि, साइवा कौन है? अच्छा ठीक है, तुम्हारा है साइवा कहाँ गए? 14। अगले प्रिया, दिलशाद, विवेक, प्रियांशी कौन? 18। अगले प्रिया है कोई? अलवीरा, उत्कर्ष, अलवीरा 20 सुन लिया?